हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, डेली की तरह इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्लास है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए दोस्तों, कुछ हम मोटिवेशनल शब्द से अपनी वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं कि किसी भी इंसान को सफलता रातों रात नहीं मिलती है। किसी भी इंसान को सफलता रातों रात नहीं मिलती है, इसके लिए उसने अपने कल की कुर्बानी ज़रूर दी है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हो गया है। इन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हो गया है। इन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है भारत में हरित क्रांति का जनक, ऑप्शन बी है भारत में श्वेत क्रांति का जनक, ऑप्शन सी है भारत में नीली क्रांति का जनक, ऑप्शन डी है भारत में स्वर्णिम क्रांति का जनक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में हरित क्रांति का जनक। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन है। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए बात करते हैं आगे कि कौन थे MS स्वामीनाथन। तो दोस्तों, ये एक प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक थे। MS स्वामीनाथन का जो जन्म था वो मद्रास प्रेसिडेंट में साल 1925 में हुआ था। MS स्वामीनाथन को भारत सरकार के द्वारा 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो MS स्वामीनाथन को भारत सरकार के द्वारा 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इन्हें 1971 में मैग्सेसे पुरस्कार और 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, हरित क्रांति। ये हरित क्रांति क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन। तो हरित क्रांति की जो शुरुआत है 1960 के दशक में नारमन बोरलाग के द्वारा शुरू की गई है। हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो 1960 के दशक में नारमन बोरलाग के द्वारा शुरू की गई थी। इस कारण इसे विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगर विश्व में बात करते हैं तो नारमन बोरलाग है और भारत में MS स्वामीनाथन है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो 1965 से 68 में हुई थी। भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो 1965 से 68 में हुई थी। भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य है कि भारत की कृषि उत्पादन में वृद्धि करके भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि इंटेल इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंटेल इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है SS राव, ऑप्शन बी है विनय चंद्र, ऑप्शन सी है गोकुल सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी है विवेक गुप्ता। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोकुल सुब्रमण्यम। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इंटेल इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? संतोष विश्वनाथन है। तो इंटेल इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? संतोष विश्वनाथन है। अब इंटेल कारपोरेशन या फिर इंटेल के बारे में बात करते हैं तो इंटेल यह एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम और प्रौद्योगिकी कंपनी है। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया US में है। इसके संस्थापक गार्डन मूर हैं, रॉबर्ट नायस है, आर्थर रॉक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, इंटेल इंडिया के बारे में बात करते हैं। इंटेल इंडिया का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। बेंगलुरु और हैदराबाद में इसकी अत्याधुनिक डिज़ाइन इकाइयाँ भी हैं। बेंगलुरु और हैदराबाद में इसकी अत्याधुनिक डिज़ाइन इकाइयाँ भी हैं। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चर्चित खिलाड़ी नाओरेम रोसिबिना देवी ने एशियाई गेम्स 2023 में रजत पदक जीता है। यह किस खेल से संबंधित है? हाल ही में चर्चित खिलाड़ी नाओरेम रोसिबिना देवी ने एशियाई गेम्स 2023 में रजत पदक जीता था। यह किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है शूटिंग, ऑप्शन बी है वुशु, ऑप्शन सी है घुड़दौड़, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वुशु से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, भारत की नाओरेम रोसिबिना देवी ने चीन के हांगझोउ में एशियन गेम्स 2023 में महिलाओं की 60 किलोग्राम वुशु स्पर्धा में रजत पदक जीता था। फाइनल में नाओरेम रोसिबिना देवी को चीन की वू जिया वुआई से हार का सामना भी करना पड़ा। नाओरेम रोसिबिना देवी का यह एशियाई खेल में दूसरा पदक था। इससे पहले उन्होंने 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था। बात करते हैं दोस्तों अब आगे कि भारत में एशियाई प्रतियोगिता में वुशु ने टोटल 10 पदक जीते थे, जिसमें से 2 रजत हैं और 8 कांस्य पदक हैं। संध्या रानी देवी ने 2010 में 16 एशियाई खेलों गुआंगझो में महिलाओं के 60 किलोग्राम में भारत के लिए वुशु ने पहला पदक जीता था। तो भारत में पहला पदक जीता था। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं वुशु के बारे में। ये वुशु है क्या? वुशु है क्या? तो वुशु शब्द जो है वो 2 चीनी शब्दों के मेल से बना है। वुशु शब्द 2 चीनी शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन से वो शब्द हैं? बू है और सु है। बू का अर्थ होता है युद्ध से, सु का अर्थ होता है कला से, मीन्स होता है युद्ध की कला से। तो वुशु क्या है? ये एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता भी है। क्या है? वुशु एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता भी है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि टी20 क्रिकेट में सबसे तेज क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? टी20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? ऑप्शन ए है युवराज सिंह, ऑप्शन बी है दीपेंद्र सिंह एरी, ऑप्शन सी है यशस्वी जायसवाल, ऑप्शन डी है ऋषभ पंत। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दीपेंद्र सिंह एरी। चलिए आगे देखते हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम था, जिन्होंने 12 गेंद में इंग्लैंड के खिलाफ अर्धशतक लगाया था। एशियन गेम्स 2023 में मंगोलिया और नेपाल के बीच खेले गए मुकाबले में नेपाल टी20 इंटरनेशनल में 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम बन गई। इससे पहले टी20 इंटरनेशनल की एक पारी में हाईएस्ट टोटल का रिकॉर्ड अफगानिस्तान के पास था। किसके पास था? अफगानिस्तान के पास था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इसके साथ ही इस मैच में नेपाल के खिलाड़ी कुशल मल्ला टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाला बल्लेबाज बन गया था। कुशल मल्ला ने 34 गेंद में शतक लगाया, जिससे पहले टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर के पास था, जिन्होंने 35 गेंदों में सेंचुरी पूरी की थी। बताइए 35 गेंदों में क्या किया था? 35 गेंदों में इन्होंने सेंचुरी पूरी की थी। क्या की थी? सेंचुरी पूरी की थी 35 गेंदों में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही? टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटीज़ रही? ऑप्शन ए है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। चलिए आगे देखते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाद यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2024 में अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर और अमेरिका की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तीसरे स्थान पर है। टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2024 में 108 देशों और क्षेत्रों के 1904 विश्वविद्यालयों को रैंकिंग प्रदान की गई है, जिसे भारत के कुल 91 विश्वविद्यालयों की रैंक प्रदान की गई है। तो भारत के कुल 91 विश्वविद्यालयों को क्या की है? रैंक प्रदान की गई है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। टाइम वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2024 में टॉप रैंकिंग पाने वाली जो भारतीय यूनिवर्सिटी है उसमें पहले स्थान पर IISc बेंगलुरु का रहा है, जिसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर अन्ना विश्वविद्यालय है। तो पहले स्थान पर बेंगलुरु है, सेकंड पर जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय है और तीसरे पर अन्ना विश्वविद्यालय है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग के बारे में। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग, इसका प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो 2004 में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। विश्व के प्रमुख विश्वविद्यालयों को रैंकिंग भी प्रदान करता है। विश्व के प्रमुख विश्वविद्यालय को क्या करता है? रैंकिंग प्रदान करता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई IDFC फर्स्ट बैंक सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई IDFC फर्स्ट बैंक सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा है? ऑप्शन ए है KL राहुल, ऑप्शन बी है शुभमन गिल, ऑप्शन सी है श्रेयस अय्यर, ऑप्शन डी है मोहम्मद शमी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुभमन गिल। कौन रहा है? शुभमन गिल। चलिए आगे देखते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई IDFC फर्स्ट बैंक सीरीज में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर सीरीज को अपने नाम की है। शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द सीरीज प्रदान की गई है। गिल ने 2 मैचों में 178 रन बनाए हैं। गिल ने क्या किया है? शुभमन गिल ने 2 मैचों में 178 रन को बनाया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है 56, ऑप्शन बी है 52, ऑप्शन सी है 63, ऑप्शन डी है 84। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 56। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक जो है वो 56 नंबर की है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। पिछले वर्ष तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2022 में भारत 22वें स्थान पर था। पिछले वर्ष वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2022 में भारत 52वें स्थान पर था। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में स्विट्जरलैंड फर्स्ट नंबर पर था, सेकंड नंबर पर लग्जमबर्ग है और तीसरे नंबर पर आइसलैंड है। तो फर्स्ट पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। फर्स्ट पर स्विट्जरलैंड है, सेकंड पर लग्जमबर्ग है और थर्ड नंबर पर आइसलैंड है। इस रैंकिंग में अमेरिका 15वें स्थान पर है, जबकि चाइना 41वें स्थान पर है और UK 35वें स्थान पर है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग की बात करते हैं तो इसको जारी करता कौन है? तो इसकी जारी करता है IMD।
वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग की जारीकर्ता कौन है? आईएमडी। आईएमडी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, मिनिमम वेज, प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी एजुकेशन आदि के आधार पर रैंकिंग को तैयार करता है। यही है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हार्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए है 27 सितंबर, ऑप्शन बी है 28 सितंबर, ऑप्शन सी है 29 सितंबर, ऑप्शन डी है 30 सितंबर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यह सर्वप्रथम वर्ष 2000 में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से बनाया गया था। विश्व हृदय दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों के बीच हृदय संबंधी रोगों की जागरूकता को फैलाना है। और इसकी थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी थीम जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हार्ट डे की जो थीम है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम है यूज हार्ट नोन है, यूज हार्ट नो हार्ट इसकी थीम है। और कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। 19 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है यूज हार्ट नो हार्ट। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम कुछ सितंबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेज और उसकी थीम को देख लेते हैं दोस्तों। देखिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाया जाता है। इसकी थीम है इंजीनियरिंग इनोवेशन फॉर ए मोर रेजिलिएंट वर्ल्ड। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाई जाती है। इसकी थीम है एक्शन फॉर पीस, आवर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिडक्सिंग क्लाइमेट चेंज। 21 सितंबर को अल्जाइमर डे मनाया जाता है और इसकी थीम है नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। इसकी थीम है टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चर्चित अपस्पा का पूर्ण रूप क्या है? चर्चित अपस्पा का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए है आर्मेड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ऑप्शन बी है असम फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ऑप्शन सी है आर्मेड फोर्सेस सिक्योरिटी पावर एक्ट, ऑप्शन डी है आर्मेड फोर्सेस स्पेशल पैनल एक्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्मेड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। चलिए आगे देखते हैं। सरकार के द्वारा अधिसूचना में बताया गया है कि मणिपुर के 19 पुलिस स्टेशनों को छोड़कर पूरे क्षेत्र को 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। अफस्पा का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम। अफस्पा का फुल फॉर्म क्या है? तो अफस्पा का जो फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम। अफस्पा एक भारतीय कानून है जो भारतीय सुरक्षा बलों को विशेष शक्तियों और अधिकार प्रदान करता है। अफस्पा क्या है? तो अफस्पा एक भारतीय कानून है जो भारतीय सुरक्षा बलों को विशेष शक्तियों और अधिकार प्रदान करता है। चलिए आगे बात करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि देश की आंतरिक सुरक्षा और विपदा की स्थिति में सेना के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही में सेना के खिलाफ की जाने वाली किसी भी प्रकार की कार्यवाही पर विशेष अधिकार प्रदान करना है। अफस्पा को पहली बार साल 1958 में एक अध्यादेश के माध्यम से भारतीय संसद में लाया गया था। कहाँ लाया गया था? तो 1958 के एक अध्यादेश के माध्यम से भारतीय संसद में अफस्पा को लाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वेज एंड विजल्स पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए है विजया राघवन, ऑप्शन बी है महिमा सोलंकी, ऑप्शन सी है चेतना बिहारी, ऑप्शन डी है कामिनी शेखावत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विजया राघवन। चलिए आगे देखते हैं। पुस्तक वास्तविक जीवन की घटनाओं से प्रेरित लघु कहानियों का एक संग्रह। ये जो पुस्तक है वो पुस्तक वास्तविक जीवन की घटनाओं से प्रेरित लघु कहानियों का एक संग्रह है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, राधिका एंकर की पुस्तक का नाम है फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। वहीं पर बात करते हैं अमृत माथुर की, तो इनकी पुस्तक का नाम है पिचसाइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक का नाम है द गोल्डन ईयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की जो आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हमने डिटेल में थोड़ी क्लासेस की है और हमने इसको डिटेल में जाना है, समझा है। अब कल के क्वेश्चन का हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं एक नज़र में। चलिए कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ऑस्कर 2024 के लिए किस भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एवरीवन इज ए हीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर है मुंबई में। 14 ग्लोबल स्किल समिट कहाँ आयोजित की जाएगी? नई दिल्ली में।
19 एशियन गेम्स 2023 में निशानेबाज सिप्ट कौर शामला ने कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार से। चर्चा में रहा फाइव आइज अलायंस में कौन सा देश शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत देश इसमें शामिल नहीं है। हाल ही में किस राज्य में चैटन जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। टेनिस हॉल ऑफ फेम में नामांकित होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा लिएंडर पेस। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में यूनिक्लो इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैटरीना कैफ को। चर्चित चौक परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो चर्चित चौक परियोजना का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ से। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिएगा और दिल से कमेंट कर दीजिएगा, जो भी अच्छा बुरा जो भी आपको लिखना है। और कोई भी सजेशन है आपको या कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और दोस्तों, अगर आप और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप लोग इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। मॉर्निंग में 6:30 बजे करंट अफेयर की डेली क्लासेस चलती हैं, तो आप इसको ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।